नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर्स वर्ड बाय ब्रॉड। आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा स्टोरी भोली का पार्ट फोर्थ। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पार्ट्स इसके बना चुका हूं। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा, पहले इन वीडियो को देख लो ताकि शुरुआत की जो कहानी है पहले आपको वो समझ में आ जाए, फिर ही आपको आज का जो पार्ट फोर्थ है ये समझ में आएगा। इन वीडियो का लिंक पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th इंग्लिश में इन वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम आज की हमारी वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि किस प्रकार भोली, जिसका बचपन का सही नेम सुलेखा था, सिर में चोट लगने के कारण थोड़ी सी उसकी बुद्धि कम हो जाती है और वो बोलती है तो हकलाती है। 3 बड़ी बहनें और 3 भाई, इन सभी के बाद 7वें नंबर पर भोली को घर में देख रेख नहीं की जाती। सबसे इसको कम दर्जा दिया जाता है। ज़्यादा इसके कपड़े वगैरह, बाल वगैरह बिखरे रहते हैं और चेहरे पर चेचक के दाग होने के कारण ये अब सुंदर भी नहीं रही। तो जब उस गांव में स्कूल खुलता है, तहसीलदार रामलाल को कहता है कि अपनी लड़कियों को भेजकर स्कूल के लिए एक एग्जाम्पल सेट करे। बट जब अपनी पत्नी से बात करता है तो पत्नी कहती है कि नहीं, लड़कियों को स्कूल में भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा। पर हाँ, भोली को स्कूल में भेज सकते हैं क्योंकि उसकी कोई शादी की उम्मीद नहीं है, ना वो सुंदर है ना ही उसका दिमाग काम करता है। तो भोली स्कूल में छोड़ा जाता है। वहाँ पर टीचर उसको एनकरेज करती है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, खुलकर बोलने के लिए, डर को दूर करने के लिए। तो एक नई उम्मीद उसके अंदर पैदा होती है। वो अब पढ़ना लिखना शुरू कर देती है, डेली स्कूल आती है। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अब कहानी आगे। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल। देयर वर नाउ ए सिनेमा under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at their railway station. गांव छोटा कस्बा बन गया, छोटी प्राथमिक पाठशाला उच्च विद्यालय बन गई। अब वहाँ टीन शेड के नीचे एक सिनेमा घर और एक रुई धुंधने की मिल थी। उनके रेलवे स्टेशन पर गाड़ी ने रुकना प्रारंभ कर दिया था। One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept बिशंबर्स proposal?" एक रात भोजन के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, तो क्या मैं बिशंबर का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ? Yes, certainly, his wife said. Boli will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. A big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. हाँ अवश्य, उसकी पत्नी बोली। अरे ऐसे अमीर दूल्हे को पाकर भोली तो लक्की होगी। एक बड़ी दुकान, अपना मकान और मैंने सुना है बैंक में कई हजार जमा हैं। इसके अलावा वह कोई दहेज की मांग भी तो नहीं कर रहा। सो That's right. But he is not so young, you know. Almost the same age as I am. And he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. हाँ, वह तो ठीक है, परंतु वह इतना जवान नहीं है। तुम जानती हो, लगभग मेरी उम्र का है और वह लंगड़ाता भी है। इसके अलावा उसकी पहली पत्नी के बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। So what does this matter? His wife replied. 45 or 50? It is not great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her pock marks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी पत्नी ने उत्तर दिया। 45 या 50 पुरुष के लिए यह कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। हम तो भाग्यशाली हैं कि वह दूसरे गांव से है और वह इसके चेचक के दाग और उसकी समझ की कमी के बारे में नहीं जानता।
यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते तो वह जीवन भर अविवाहित रह सकती है। यस, वट आई वॉन्डर वट बोली विल से। वट विल डैट विटलेस वन से? शी इज़ लाइक ए डम काउ। Maybe you are right, muttered Ramlal. In the other corner of courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. हाँ, लेकिन मैं यह जानने को उत्सुक हूँ कि भोली क्या कहेगी। वह मूर्ख क्या कहेगी? वह एक मूक गाय के समान है। मूक गाय यानी कि डम काऊ। शायद तुम सही हो, रामलाल बुदबुदाया। मटर्ड होता है बुदबुदाना। आंगन के दूसरे कोने में भोली जागी हुई अपनी चारपाई के ऊपर लेटी हुई माता पिता की कानाफूसी यानी कि विस्पर्ड वाली बातचीत को सुन रही थी। तो दोस्तों देखो किस प्रकार कई सालों के बाद जब गांव का नक्शा चेंज हुआ, कुछ चेंजेस आए गांव के अंदर, तो भोली के लिए एक रिश्ता आता है विशंबरनाथ का। विशंबरनाथ ऑलरेडी मैरिड है, 45 से लेकर 50 साल का है, बच्चे हैं उसके, लंगड़ाता भी है। रामलाल कहता है भी वो शायद उम्र का नहीं है, बट भोली की माँ कहती है कि कोई बात नहीं है, मेरी लड़की सुंदर नहीं है, ये वो कुछ भी नहीं है, पैसा है उसके पास, उसकी शॉप है, अपना घर है, दहेज वो मांग नहीं रहा, डॉरी की डिमांड नहीं कर रहा, कैसे भी करके रिश्ता कर दो। अब इन सभी बातों को भोली सुन रही थी। पिताजी कहते हैं भी वो क्या कहेगी, तो माँ कहती है कि वो क्या कहेगी, वो तो खुद एक गाय के जैसी है, उसके दिमाग नहीं है, अकल नहीं है। तो भोली को ये बातें सुनकर ये लगता है कि शायद कि मैं ऐसी हूँ, मेरी शायद भी ना हो, मेरे पेरेंट्स के लिए मैं एक चिंता का विषय हूँ, तो शायद मुझे मैरिज कर लेनी चाहिए। विशंबरनाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोजर। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed a procession, with the bridegroom riding a decorated horse. Ramlal was enjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. Boli's elder sister, who had came for the occasion, were envious for her luck. विशंबरनाथ एक समृद्ध पसारी था। समृद्ध यानी कि सक्सेसफुल, वेल टू डू। ग्रोजर यानी कि पसारी। वह विवाह के लिए अपने मित्रों और रिश्तेदारों की एक बड़ी बारात लेकर आया। बारात को कहते हैं दोस्तों वेडिंग और या फिर प्रोसेशन। बारात के आगे आगे पित्तल के वाद्य यंत्रों का एक बैंड एक भारतीय चलचित्र की लोकप्रिय धुन बजाता हुआ चल रहा था। दूल्हा एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। वाद्य यंत्र होते हैं प्लेइंग और पित्तल के होते हैं ब्रास बैंड प्लेइंग। इतनी तड़क बड़क और शान देखकर रामलाल आनंद विभोर हो गया। तड़क बड़क होती है दोस्तों पॉम्प और शान होती है स्प्लेंडर। आनंद विभोर यानी कि इंजॉयड। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी का विवाह इतनी धूमधाम से होगा। इस अवसर पर आई उसकी बोली की बड़ी बहनें उसके भाग्य से ईर्ष्या करने लगी। ईर्ष्या यानी कि एनविशियस। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्राइस्ट सैड ब्रिंग द ब्राइड। जब शुभ घड़ी आई पुजारी ने कहा दुल्हन को बुलाओ। शुभ घड़ी यानी कि ऑस्पिशियस मोमेंट। ब्राइड होती है दुल्हन। बोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस वॉज led टू ब्राइड्स प्लेस नियर द सैक्रेड फायर। दुल्हन वाली लाल रेशमी साड़ी पहनी भोली पवित्र अग्नि के पास दुल्हन के स्थान तक लाई गई। क्लैड होता है बिल्कुल लाल, लाल रंग का कोई कपड़ा, बिल्कुल गहरे रंग का। और सिल्कन होता है सिल्कन। और ब्राइडल ड्रेस होती है दुल्हन की जो पोशाक होती है उसको कहते हैं। गारलैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रम्प्ड विशंबरनाथ। दुल्हन को माला पहनाओ, विशंबरनाथ के एक मित्र ने उसे याद दिलाया। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गारलैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Bishambar took a quiet glance. The garland remained poised in his hand.
द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। दूल्हे ने पीले गेंदे के फूलों का हार ऊपर उठाया। एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट पीछे सरका दिया। मैरीगोल्ड होता है गेंदे के फूल और गार्लैंड होती है माला। स्लिप्ड होता है पीछे की, स्लिप्ड बैक यानी कि पीछे खींच लेना, और वेल होता है घूंघट। दूल्हे ने विशंबरनाथ ने शीघ्रता से एक उड़ती नज़र से देखा। माला उसके हाथ में ठहरी रह गई। दुल्हन ने धीरे से घूंघट अपने चेहरे पर नीचे खींच लिया। मतलब कि जब विशंबरनाथ ने माला पहनाने के लिए इसका घूंघट ऊपर किया तो देखकर ही उसने माला उसके हाथ से नीचे गिर गई, और फिर दुल्हन ने वापस घूंघट अपने चेहरे पर कर लिया। हैव यू सीन हर, सैड विशंबर टू फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, सो वट, यू आर नॉट यंग आइदर। क्या तुमने उसे देखा? विशंबर ने बगल में खड़े मित्र से पूछा। उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं। तो क्या आप भी तो जवान नहीं हैं? मतलब जब विशंबरनाथ ने घूंघट ऊपर किया, चेहरे पर दाग देखकर उसने माला पीछे कर ली कि माला नहीं पहनाऊंगा। तो अपने साथ वाले दोस्त से कहा कि देखा भी, उसका चेहरा देखा था क्या, उसके चेहरे पर दाग थे। तो उसके दोस्त ने, तू तो कौन सी बड़ी बात है, तू भी तो कोई जवान नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं कि फिर आगे विशंबरनाथ ने शादी की या फिर नहीं की, आगे की कहानी में क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट इस स्टोरी का, उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, थैंक यू।